गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फेज स्पेस के बारे में और उसमें हमने देखा था फेज पॉइंट क्या होता है, फेज सेल क्या होती है और फेज सेल का वॉल्यूम कितना होता है और उसका घनत्व कितना होता है, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे एक फेज सेल में एक विमीय आवृत्ति दोलक। ये आपके सिलेबस में है इसीलिए हम इसको यहाँ देख रहे हैं। ये एक ही टॉपिक है फेज स्पेस में आपके। तो फेज स्पेस में एक विमीय आवृत्ति दोलक क्या होता है। एक विमीय आवृत्ति दोलक आप एक स्प्रिंग को ले सकते हैं। मान लीजिए एक स्प्रिंग है जो किसी दृढ़ आधार से बंधी हुई है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई बॉक्स लगा हुआ है। तो ये इस तरह से या तो इस तरह से गति कर सकता है या इस तरह से गति कर सकता है। तो इसकी ये एक ही विमा हो गई, एक विमा में ये गति के लिए बाध्य है। तो इसी तरह के एक विमीय दोलक को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। अगर हम इसकी ऊर्जा की बात करें, किसी भी समय पर हम इस आवृत्ति दोलक की ऊर्जा की बात करें तो ये ऊर्जा क्या होगी, किसी भी समय पर इसमें एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, जब ये गति करेगा तो इसकी एक गतिज ऊर्जा होगी और स्प्रिंग की वजह से यहाँ पर एक स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर दो ऊर्जाएं मिलती है हमें, हाफ एम वी, वो भी x दिशा में है केवल, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग की वजह से इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। इस ऊर्जा को हम E से डिनोट कर देते हैं और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ, देखिए m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए यहाँ पे m क्या है, एक बार यहाँ पे जो जो नोटेशंस काम में आए हैं उन्हें देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर m है इस गुटके का द्रव्यमान, v है इसका वेग x दिशा में क्योंकि ये एक विमा में गति करने के लिए बाध्य है, k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक है और x इसकी पोजीशन है, मीन पोजीशन जो है, इससे जो डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए ये अभी मीन पोजीशन पे है, जब ये इधर गति करेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x है, ठीक है। तो इसे अब देखिए आगे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये वी एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी जो है उसे वैसा का वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं और ये क्या बन गया है, संवेग बन गया है और किस दिशा में, x दिशा में। तो p एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे अपॉन 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ हमने p और x में क्यों बदला है इसको, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फेज स्पेस की बात कर रहे हैं और फेज स्पेस पोजीशन और मोमेंटम का एक निर्देश तंत्र होता है। ये इस तरह से, अभी हम केवल एक विमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x लिख दिया जाएगा और यहाँ पर p x लिख दिया जाएगा। देखिए क्या करें, इस e को मैं यहाँ से हटाकर इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p x स्क्वायर बाय 2me प्लस k x स्क्वायर बाय 2e। इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना कि ये इस k को यहाँ से हटाकर इधर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये किस तरह का समीकरण बन गया, एक दीर्घवृत्त का एलिप्स का समीकरण बन गया। एलिप्स का समीकरण आपने देखा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह का ये समीकरण बन गया है जहाँ पर a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2e बाय के हो जाएगा, यानी कि a हो गया अंडर रूट 2e बाय के। अब यहाँ वाई स्क्वायर, वाई एक्सिस की जगह पर आपके पास क्या है, पी एक्स एक्सिस है, तो पी एक्स स्क्वायर के नीचे आना चाहिए, पी एक्स स्क्वायर के नीचे 2me है, ये बी स्क्वायर के तुल्य होगा, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा 2me, यानी कि आपके पास b हो गया अंडर रूट 2me। ये इस तरह का एलिप्स बनेगा जहाँ पर आपके पास ये हो गई सेमी मेजर एक्सिस और ये हो जाएगी आपके पास सेमी माइनर एक्सिस।
ये आपके पास एक दीर्घवृत्त बनना चाहिए कला निर्देश तंत्र में। तो ये कला निर्देश तंत्र हो गया हमारा पोजीशन और मोमेंटम के बीच में। तो यहाँ पर ये एक एलिप्स बनेगा, इस तरह का एलिप्स बनेगा, जहाँ पर ये है सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, जिसे ए से डिनोट किया, और ये √2e/k के बराबर है। और ये इसकी सेमी माइनर एक्सिस होगी, जिसे बी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगी √2me। ये हुआ कला निर्देश तंत्र में किसी एक विमीय आवृत्ति दोलक का एक तरह से ये ट्रेजेक्ट्री हो गई है। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री हो गई है। अब आगे आप देखिए, इसका यदि आपको क्षेत्रफल देखना हो, कला निर्देश तंत्र में एक विमीय आवृत्ति दोलक के लिए जो दीर्घवृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल देखना है आपको। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, जिसे आप ए से डिनोट कर सकते हैं, ये होता है π/a/b। ठीक है, π/a/b ये होता है, जहाँ पर a बराबर π/a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस, √2e/k, और b क्या है? √2me। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर लीजिए, ये √2 और √2, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाहर, पाई हो गया, और इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये √m है और ये नीचे √k है, और ये साथ में क्या आ गया? यहाँ √e मिलकर क्या बन जाएगा? e बन जाएगा। अब आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो इसको भी कुछ लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? अगर इस आवृत्ति दोलक की, ये आवृत्ति दोलक है अर्थात इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। ये आवृत्ति क्या होती है? 1/2π√k/m। और तो फिर इसे क्या लिखा जा सकता है? 1/ν लिखा जा सकता है। तो a हो जाएगा आपका e/ν। ये आपके पास क्षेत्रफल आता है आवृत्ति दोलक की ट्रेजेक्ट्री का कला निर्देश तंत्र में। ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये तो हमने कब बात करी? ये क्षेत्रफल किसका है? संपूर्ण दीर्घवृत्त का है, यानी कि इस 0 पॉइंट से लेके इस परिधि तक की पॉइंट का है। यानी कि आपकी ऊर्जा कहाँ से कहाँ तक आई? ऊर्जा 0 से लेके ऊर्जा E तक। ये कहाँ की बात करी हमने? ऊर्जा 0 से E तक का क्षेत्रफल है ये। यदि हम DE परास की बात करें, यानी कि E ऊर्जा से E प्लस DE ऊर्जा की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? E ऊर्जा से देखिए, E ऊर्जा से E प्लस DE ऊर्जा की बात करनी है, यानी कि E ऊर्जा के लिए आपको ये ट्रेजेक्ट्री मिलती है, तो फिर E प्लस DE ऊर्जा के लिए आपको ये ट्रेजेक्ट्री मिलेगी। ठीक है, ये क्या है? ये E प्लस DE ऊर्जा के लिए। और आपको किसका क्षेत्रफल चाहिए? केवल इसका क्षेत्रफल चाहिए, ये क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो इस क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट DA से आप इसे डिनोट कर देंगे, और यहाँ पर E की जगह आप लिख देंगे DE/ν। ये हो जाएगा आपका सिर्फ इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। ये जो दो स्टेट्स होती है, ये स्टैटिस्टिक्स का एक तरह से बेस है। ठीक है, तो बेस को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम समझेंगे अब माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को। देखिए, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को आप क्या कहेंगे? सूक्ष्म अवस्था माइक्रोस्टेट। ये क्या है? माइक्रोस्टेट है।
और स्थूल अवस्था होती है मैक्रो स्टेट। क्या अंतर है इन दोनों में? आपने देखा था फेज स्पेस में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सेल होती है, फेज सेल होती है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सिस्टम है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं हैं, इस तरह की अनेक कोशिकाएं हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इस एक कोशिका में N1 कला निर्देशांक है, यानी कि कला बिंदु है, इसमें N2 बिंदु है, इसमें N3 बिंदु है, इस तरह से Ni बिंदु है मान लीजिए किसी आयत कोशिका में। तो यदि आप मोटे तौर पर देखिए, अंतर क्या है सूक्ष्म और स्थूल में? स्थूल का मतलब होता है मोटे तौर पर, और सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटे तौर पर या बारीकी से किया हुआ अध्ययन जो होता है वो सूक्ष्म अध्ययन होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि एक फेज सेल में N1 अणु है, एक में N2 अणु है, एक में N3 अणु है, तो ये सारे के सारे अणु आपके लिए क्या है, समान है, यानी कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यानी कि जो स्थूल अवस्था होगी इसे आप क्या कहेंगे, स्थूल अवस्था कहेंगे, जिसमें आप अणुओं को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि आप पहचान नहीं सकते। तो जब आप यदि इन कला बिंदुओं को इसके अंदर कई तरह के कला बिंदु होंगे, उनकी संख्या N1 है। यदि ये कला बिंदु आपकी नज़र में सारे के सारे एक समान है तो आप इस अवस्था को क्या कहेंगे, स्थूल अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थूल अवस्था कहेंगे, जबकि आप इन्हें पहचान नहीं सकते। या फिर आप मान लीजिए आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आपको कहा जाए कि आप इन्हें बस छू कर बताइए, तो ये आपको क्या लगेंगे, सभी कला बिंदु एक समान दिखाई देंगे। तो वहाँ पर कौन सी अवस्था बनती है, स्थूल अवस्था बनती है। लेकिन अब आपकी आंखों पर से पट्टी हटा दी जाए और आपको ये पता चल जाए कि हर एक अणु के साथ में, अणु नहीं यहाँ पे आप इसे कोई भी पार्टिकल एक तरह से मान लीजिए, ये है तो कला बिंदु जिन्हें आप पार्टिकल कह सकते हैं। तो हर एक पार्टिकल के लिए पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन अलग होगी, उसके साथ संबंधित वेग अलग होगा, ऊर्जा अलग होगी, संवेग अलग होगा, यानी कि हर एक पॉइंट के साथ में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी। तो आपकी नज़र में अब क्या हुए, ये सारे के सारे बिंदु एक जैसे नहीं रहे, अलग अलग हो गए। यानी कि जब आप कणों को पहचान सकते हैं तो वहाँ होती है तो वहाँ होती है सूक्ष्म अवस्था। तो जब आप कणों को पहचान नहीं पाएंगे तो ये हुई स्थूल अवस्था, और जब आप कणों को पहचान सकते हैं तो आप उसे कहेंगे सूक्ष्म अवस्था। ये मेन डिफरेंस है सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था में, और इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जिस तरह का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है वो ही ले लेते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें आपने 2 बॉल रख दी, ये आपने एक बॉल रख दी, ये आपने दूसरी बॉल रख दी। एक और बॉक्स है जिसमें आपने 3 बॉल रख दी, एक में आपने 4 बॉल रख दी, एक में आपने इस तरह से कई सारी बॉल रख दी, एक में 5 रख दी, इस तरह से बॉल रख दी। यदि आपको कहा जाए कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको कहा जाए कि आपको इनमें उपस्थित बॉल के बारे में बताना है, तो आप क्या बता पाएंगे, सिर्फ कि इस बॉक्स में कितनी बॉल है, 2 बॉल है, इसमें 3 बॉल है, इसमें 4 बॉल है, इसमें 5 बॉल है। तो यह आपने किसके बारे में बताया, इसकी स्थूल अवस्था के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, स्थूल अवस्था के बारे में बताया। लेकिन अब आपकी आंखों पर से पट्टी हटा दी जाती है और आप क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस बॉल का कलर रेड है, इसका ग्रीन है। तो ये अब की बार क्या हो गई, दोनों बॉल अलग अलग हो गई, आप इन्हें पहचान पा रहे हैं। तो ये क्या बन गई, इस पर सूक्ष्म अवस्था बन गई है। अब की बार ये हो गई है सूक्ष्म अवस्था। इसी तरह से इस बॉक्स की बात करें तो आप अब की बार क्या बताएंगे कि यहाँ पर एक बॉल रेड है, एक बॉल ग्रीन है, एक बॉल ब्लू है। तो ये भी क्या हो गई, अब की बार आपकी सूक्ष्म अवस्था हो गई है।
तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने केवल एक बॉक्स को कंसिडर किया है और एक ही बॉक्स में हमने सारी बॉल डाल दी है। अब की बार हम लेंगे 2 बॉल का एग्जाम्पल, क्योंकि आपके ये सिलेबस में 2 बॉक्सेस का एग्जाम्पल, आपके सिलेबस में केवल 2 ही बॉक्सेस का है, होता आगे भी 3 बॉक्सेस भी ले सकते हैं, 4 बॉक्सेस भी ले सकते हैं, उसमें किस तरह से बॉल को डालना है वो देख सकते हैं। अभी आपके सिलेबस में केवल 2 बॉक्सेस के लिए ही हैं, तो वही देखेंगे। और उसमें हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, वो टर्म है ऊष्मागतिक प्रायिकता। हम अभी सिर्फ ये देखते हैं कि ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है, ऊष्मागतिक प्रायिकता कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि ऊष्मागतिक प्रायिकता होती क्या है। मान लीजिए आपके पास 2 बॉक्सेस हैं। सबसे पहले हम एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से चलेंगे। आपके पास क्या है, 2 बॉक्स हैं और आपके पास 2 बॉल है। ठीक है, 2 बॉक्स है, 2 बॉल है, एक लेफ्ट में रखा है, एक राइट में रखा हुआ है। तो 2 बॉल को आप इन बॉक्सेस में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। आप दोनों बॉल इसी में डाल दीजिए, एक बॉल 0 बॉल इसमें डाल दीजिए, यानी कि इसमें कोई बॉल नहीं है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि सब 2 कंडीशन बन सकती है यहाँ पर। एक कंडीशन ये है कि आपकी आंखों पर पट्टी है, यानी कि आप पहचान नहीं सकते, और एक कंडीशन बनेगी आपके पास जबकि आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पहचान नहीं सकते तो दोनों बॉल आपके लिए एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका कलर क्या है। ठीक है, तो दोनों बॉल को आपने एक बार इस बॉक्स में डाल दिया। अब की बार आप क्या करेंगे, एक बॉल को इस बॉक्स में डाल देंगे, एक बॉल को आप इस बॉक्स में डाल देंगे। अगले में आप क्या करेंगे कि इसमें तो कोई बॉल नहीं डालेंगे और इसमें दोनों बॉल डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना बन गया, 3 बन गया। 1 2 3, 3 तरह से आप इन 2 बॉल को अरेंज कर सकते हो 2 बॉक्सेस में। अब की बार आप क्या कर रहे हैं, इन्हें पहचान सकते हैं। जब आप पहचान सकते हैं तो आपने क्या किया, आपके पास 2 बॉल थी, आपको पता चला कि मेरे पास जो 2 बॉल है उसमें से एक रेड कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। तो आप क्या करेंगे, इनिशियली दोनों बॉल को इसमें डालेंगे। तो रेड भी इसी में ही है, ग्रीन भी इसी में ही है, और इसमें कोई बॉल नहीं है। अब की बार आप क्या करेंगे कि रेड तो आपने इसमें डाल दी तो ग्रीन इसमें डाल देंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रीन तो इसमें डाल दी और रेड इसमें डाल दी। एक और आपके पास क्या बन जाएगी कि इसमें तो आपने कोई बॉल नहीं डाली और दोनों बॉल इसमें डाल दी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आया है आपके पास, नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर तो 3 था, जबकि आप पहचान नहीं सकते, और जब आप पहचान सकते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपके पास 4 आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके संगत 2 अवस्थाएं मिल गई है, और इन 2 अवस्थाओं को आप क्या कहते हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। ये भी सूक्ष्म अवस्था है, इसके संगत ये सूक्ष्म अवस्थाएं हैं इसके संगत, और ये सूक्ष्म अवस्था है इसके संगत। अब बात आती है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता वही होती है किसी भी स्थूल अवस्था, ये स्थूल अवस्थाएं हैं, क्या है ये स्थूल अवस्था, और ये है सूक्ष्म अवस्था। तो किसी स्थूल अवस्था के संगत जितनी सूक्ष्म अवस्थाएं मिलती है वो कहलाती है उसकी ऊष्मागतिक प्रायिकता। क्या है ये ऊष्मागतिक प्रायिकता को हम W से डिनोट करेंगे, ऊष्मागतिक प्रायिकता इसे W से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, किसी स्थूल अवस्था के संगत।
के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। क्या कहलाती है? ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्थूल अवस्था के संगत कितनी है? सूक्ष्म अवस्थाएं एक है, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। यहाँ पर इसके संगत दो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, तो यहाँ W इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही सूक्ष्म अवस्था है यानी कि W इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनमें अंतर है। एक स्थूल अवस्था के संगत थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या ऊष्मागतिकी प्रायिकता में अंतर है। ये अंतर किस तरह से आता है अगर हम इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ बॉल्स को बढ़ाएं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।